दोस्तों, अगर आप भोपाल जाने का सोच रहे हैं तो वहाँ पे जो भी दिक्कतें आपको आने वाली हैं उन सारे डाउट्स को लेकर आज मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ। और मेरे साथ एक बेहद खास मेहमान है। इन्होंने भोपाल से बीटेक किया है जो 4 साल का होता है, और उसके साथ साथ इनको 3 साल हो गया वहाँ पे तैयारी करते हुए, तो इनको अच्छा खासा अनुभव है भोपाल का। तो इनसे हम जो भी स्टूडेंट को डाउट होते हैं कि कौन से इलाके में रहें, हॉस्टल है, रूम रहें, मंथली रेंट कितना होता है, कितना खर्च आएगा, खाने की कैसी व्यवस्था करें, ये सारे डाउट्स जो है वो मैं बारी बारी से ये भाई से सवाल पूछूंगा और ये हमको जवाब देंगे। तो जिससे जो भी आपके डाउट्स हैं और उसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, हम लोग रिप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा ऐसे कौन से इलाके हैं जो स्टूडेंट फ्रेंडली है भोपाल में? स्टूडेंट फ्रेंडली तो बहुत से इलाके हैं, पर जो कुछ खास हैं वो हैं एमपी नगर, होशंगाबाद रोड। एमपी नगर में आप रह सकते हैं, रचना नगर में, गौतम नगर में। होशंगाबाद रोड के इलाके में अगर आप जाएंगे तो शाकिर नगर हो गया, और भी बहुत इलाके हैं। और दोस्तों उसके साथ साथ एक दिक्कत ये भी आती है कि रेंट कितना रहेगा। तो और जैसे हॉस्टल और रूम और फ्लैट तीनों का अलग अलग रहता है, तो इसके बारे में हम भाई से जान लेते हैं कि किस में रहना में कितना खर्चा आएगा। देखिए, अगर जनरली आप एमपी नगर के इलाके में ही अगर रूम रेंट ढूंढना चाहते हैं या हॉस्टल में रहना चाहते हैं तो आपको फिर भी मिनिमम अगर अमाउंट आपको चाहिए होगा तो वो होगा 5,000 से 6,000 के बीच में। तो उसमें खाना भी इंक्लूड होगा? हाँ, उसमें खाना भी, आपको मेस भी, जो भी सुविधा है वो हॉस्टल वाले प्रोवाइड करा देंगे। अच्छा, अगर रूम अकेला ही चाहिए तो कितना लगेगा? अगर आप सिंगल रूम देखना चाह रहे हैं तो आपको 2,000 रूम रेंट का ही लग जाएगा, और बाकी कुछ भी अगर आपको खुद ही खाना बनाना है तो 1,500 से 2,000 के बीच में आपका हो जाएगा। अच्छा, तो एक बात बताइए, मुझे बताइए कि रूम, हॉस्टल और फ्लैट इन तीनों में क्या बेटर रहेगा कोई स्टूडेंट के लिए? अगर आप ग्रुप में हैं, 2-4 फ्रेंड के साथ में हैं, तो आप मेरे हिसाब से मैं अगर आपको एडवाइस दूंगा तो रूम रेंट ही रहना सबसे बेटर है ना। रूम आप ले लीजिए तो आपको उसकी हॉस्टल में दिक्कत नहीं होगी, वो चूंकि सिक्योरिटी वगैरह कुछ नहीं देना पड़ेगी और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। रूम आप देख सकते हैं या फ्लैट देख सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं एक चीज और कहना चाहूंगा दोस्तों आपको, अगर आप सिंगल हैं तो कोई हॉस्टल ले लीजिए जहाँ पे सिक्योरिटी ना जमा कराते हो, है ना। अगर सिक्योरिटी उन्होंने जमा करा ली तो वो आप जल्दी अगर रूम छोड़ते हैं तो वो पैसे मिलने में आपको मुश्किल होगी। और सिंगल है तो 1-2 महीने वहाँ पे रहिए हॉस्टल में, और 2-3 लोग से अच्छी दोस्ती कर लीजिए और उनके साथ भी आप रूम या फ्लैट शेयर कर सकते हैं। और उसके बाद हम ये जानना चाहेंगे भाई से कि खाने बनाने की क्या व्यवस्था होती है, या खाना खाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास? देखिए, अगर आपके पास समय है तो आप तो खुद ही बनाएं, सबसे बढ़िया है। खुद का खाना बनाया हुआ ज़्यादा टेस्टी भी रहता है। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं या फिर जॉब भी साथ में कर रहे हैं, कुछ होता है दोस्त, कुछ स्टूडेंट के साथ ये होता है कि पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हैं, रहना भी है, तैयारी भी करनी है, तो वो लोग ये हो सकता है कि आप वहाँ पे बाई भी लगवा सकते हैं जो खाना बना दें आपके लिए। ये सबसे बढ़िया हो सकता है आपके लिए ऑप्शन। अच्छा, तो हम भाई कहना चाहते हैं कि हमारे पास 4 ऑप्शन है। एक तो है मेस का, है ना, कि आप मेस में जाके खाना खा लें। बिल्कुल। और दूसरा ऑप्शन है आपके पास टिफिन का, और एक है कि आप खुद बना लें, और चौथा है बाई का। तो इसमें टिफिन यदि लगवाते हैं तो वही आपका मंथली चार्ज 2,500। अगर आपका ज़्यादा, कुछ जगह ये है कि इलाके के ऊपर डिपेंड करता है, 2,500 से 3,000, कुछ का 2,250, कुछ का 2,100, जो मंथली चार्ज है उनका मंथ। अच्छा, अगर मेस लगवाएंगे तो मेस कितने में हो जाएगी? फिर भी 2,500। मेस भी 2,500 के आसपास, और टिफिन भी अप्रोक्स उसी के आसपास रेंज में होगा। बस मेस का फायदा आपको ये होगा, खाना गर्म मिलेगा और पेट भर आप वहाँ पे खा सकते हैं, और टिफिन में आपको ठंडा खाना मिलेगा, है ना। और लेकिन मेस में दिक्कत ये है, आपको जाना होगा, और अगर उस टाइम में आप जा सकते हैं तो बेहतर रहेगा। और अगर आपका बजट कम है ना, तो आप खुद खाना बना लीजिए। खुद खाना बनाएंगे तो कितना खर्चा आएगा? खुद के खाना बनाने में फिर भी 1,500 से 1,700 के बीच में पर हेड, है ना। और अगर बाई लगवा लेते हैं तो वो 2200-2300 के आसपास, इसी के आसपास जाएगा, है ना। और इसके साथ साथ हम आपसे जानना चाहेंगे कि रूम मिलेगा कैसे, वहाँ पे क्या प्रोसेस है? देखिए, सबसे पहले तो आप वहाँ पे जो ब्रोकर्स हैं उनसे बचिए, क्योंकि जनरली क्या होता है, जितने भी रूम रेंट के लिए जाते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले उनको कांटेक्ट होता है ब्रोकर से। वो क्या करते हैं, उन्हें 50% का कुछ अमाउंट मांग लेते हैं, जिससे क्या होता है, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम वाले स्टूडेंट्स आते हैं, वो खुद को ठगा हुए महसूस करते हैं। तो आप जितना ज़्यादा हो सके उनसे बचिए और खुद ही वहाँ पे जाइए और रूम ढूंढिए। जो वहाँ के लैंडलॉर्ड होंगे वो आपको सजेस्ट अच्छा कर सकते हैं। जो भाई ने इलाके बताए, एक बार मैं चाहूंगा आप फिर से इलाके बता दीजिए, कौन कौन से इलाके हैं? देखिए, आप एमपी नगर में रचना नगर जा सकते हैं, गौतम नगर जा सकते हैं, और थोड़ा यदि हबीबगंज की इस तरफ आएंगे होशंगाबाद रोड में तो आप साकिर नगर, जो एम्स का इलाका पड़ता है,
और थोड़ा और आगे आएंगे तो बीयू का जो पूरा सर्कल है आप वहाँ भी जा सकते हैं। और अगर आपको एमपी नगर के आसपास ज़्यादा और जाना है तो आप शिवाजी नगर, पीछे जो शौर्य स्मारक बना हुआ है वो वाले एरिया भी कवर कर सकते हैं। अच्छा देखिए, जगह आप रूम लें तो जो बेसिक फैसिलिटीज होनी चाहिए वहाँ पे देख लीजिए कि पानी की सप्लाई प्रॉपर है कि नहीं है ना, पीने का पानी की क्या व्यवस्था है, आपको कैन लेना पड़ेगा या आरओ वगैरह लगा हुआ है, और बिजली देख लीजिए, बिजली प्रॉपर रहती है वहाँ पे, है ना, सब कुछ वेल मेंटेन हो। और उसके साथ थोड़ा साफ सफाई देख लीजिए, इस इलाके में साफ सफाई हो ताकि आपका मन सही रहे। और लेट बाद भी आप वहाँ पे चेक कर लीजिए थोड़ा सही हो। और आप एक काम करिएगा, जो रूम कहीं पे भी लेंगे, है ना, तो ये सारे जो आपने इलाके बताए, क्या ये शांत इलाके में ही है? सब शांत इलाके हैं एकदम। यहाँ पे जितने भी हैं, जितना एरिया मैंने बताया आपको वो सब स्टूडेंट फ्रेंडली है। वहाँ पे कोई शोर शराबा भी नहीं होता, सभी स्टूडेंट्स आपको वहाँ पे पढ़ते हुए मिलेंगे, है ना। तो जो आप रूम है, रूम शांत इलाके में ही लीजिएगा। अब उसके बाद दोस्तों काफी लोग जाते हैं तो वहाँ पे टैक्सी वालों या बाकी लोगों के कारण उन लोग ठगा जाते हैं। तो ट्रांसपोर्ट के बारे में मैं जानना चाहूंगा भाई से, ट्रांसपोर्ट वहाँ पे कौन सा सस्ता है और रीजनेबल है? देखिए भोपाल के लगभग सभी इलाकों में जितने एरिया हैं वहाँ पे सब नगर निगम ने अपनी बसें चला रहे हैं। BRTS की आप बस ले सकते हैं। आप अगर वहाँ पे नए हैं तो आप जैसे रेलवे स्टेशन या फिर ISBT वहाँ पे जो बस स्टैंड है और भी जो इलाके हैं जहाँ पे आप उतरते हैं या वहाँ पे आना जाना कर रहे हैं तो आप सबसे बढ़िया है BRTS की बस लीजिए, उससे ही सफ़र कीजिए। नगर निगम की जितनी भी बसें हैं सभी एरिया को कवर कर रही हैं। भोपाल पे जितने रूट हैं वो सब कवर कर रहे हैं, तो आप जितना हो सके BRTS की बस ही यूज़ करिए। और उसके बाद दोस्तों एक इम्पोर्टेंट सवाल है कोचिंग और कॉलेज का। तो कोचिंग के बारे में हम पहले भाई से जानना चाहेंगे, कौन से इलाके में कोचिंग हमें मिल जाएंगी और कौन सी कोचिंग आजकल चल रही है? MPPSC का भी हमें बता दीजिए और UPSC का। देखिए कोचिंग के हिसाब से तो आपको MP नगर ही सबसे बढ़िया है, और कुछ जगह ऐसे हैं जैसे न्यू मार्केट का एरिया है, और न्यू मार्केट में सिविल सर्विसेज से क्लब चलता है, लेकिन उसकी जो रजिस्ट्रेशन वाली प्रक्रिया है वो आपको A to Z उसके लिए अपडेट रहना पड़ेगा। आप MP नगर में अगर आएंगे तो 2-3 ऐसी कोचिंग हैं लाइक महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट, ध्येय IAS, कौटिल्य, आप यहाँ पे भी जाके पूछ सकते हैं। ये MPPSC के लिए है। और UPSC के लिए? UPSC के लिए तो आप खान स्टडी ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ही कोचिंग मुझे आइडिया है जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा। ठीक है, तो ये कोचिंग का हुआ दोस्तों। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, जो भोपाल और जो भी छोटे शहरों में एक चीज़ होती है कि फीस में काफ़ी ज़्यादा बार्गेन होता है, तो आप जो भी बार्गेन चाहते हैं इन कोचिंग में जाके कर सकते हैं। और उसके साथ साथ कोचिंग में जब जाएँ तो मैं एक चीज़ आपको सजेस्ट करना चाहूँगा पर्सनली कि किसी भी ऐसे जो भी आपके भैया वगैरह हैं या कोई ऐसे आदमी के साथ जानने से बचिए, खुद ही जाइए, खुद ही बात करिए, वरना मैक्सिमम चांस यही होंगे कि वो दलाल हो। अच्छा, और भाई मुझे एक और चीज़ बता रहे थे कि जो कॉलेज होता है, कॉलेज लेने से पहले भी अगर आप कॉलेज भी ले रहे हैं कोचिंग साथ तो भी कुछ सावधानियां रखनी चाहिए, भाई हमें बताइए। जैसे आप किसी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो वही सबसे पहले जो ब्रोकर्स रहते हैं उनसे बहुत ज़्यादा बचिए, कभी भी आपको वो ठग सकते हैं। जितना हो सके आप ही खुद ही वहाँ पे चेयरमैन से बात करिए, जितना फीस की भी बार्गेनिंग करनी है वो आप डायरेक्ट ही कांटेक्ट करिए, चेयरमैन से ही बात करिए। और किसी को ये मत बताइए कि हमें इस कॉलेज में एडमिशन लेना है या हमें इस कॉलेज में जाना है तो आप हमारा एडमिशन करा दीजिए। इन सारी चीज़ों से आप जितना हो सके बचिए। और रही बात कोचिंग की, तो आप खुद ही वहाँ पे जाइए, कांटेक्ट करिए, जितना आप टीचर्स के साथ अट्रैक्ट होंगे वो और आपसे उतना अच्छे से फ्रीली बात कर पाएंगे, इसलिए आप जितना हो सके बचिए बस। और दोस्तों इसके साथ साथ एक और चीज़ आती है हमारे सामने कि एक और चीज़ अब देखने को मिल रही है कि जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसकी तैयारी तो होती है 1 साल की है, लेकिन अब 3 साल 4 साल के फाउंडेशन बैच चल रहे हैं। तो मैं आपको कहना चाहूँगा आप सेल्फ स्टडी करिए, है ना, अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो। और अगर उसके बाद पॉसिबल हो तो 1 साल की ही कोचिंग का बैच लीजिए, 3 साल का लेने का कोई ऐसा बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता है। और सेल्फ स्टडी के लिए क्या सोर्सेज फॉलो करने हैं, कौन से यूट्यूब चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं, इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, बुक लिस्ट भी सारी मैं आपको बता दूंगा। और इसके साथ साथ दोस्तों कोचिंग में ही दलाल से आपको बचना, दलालों से तो हर जगह ही आपको बचना है, चाहे आप रूम लें, चाहे आप कोचिंग लें, चाहे कॉलेज लें। और अनुभव का हम और फायदा उठाना चाहेंगे इनसे। हम लास्ट में जो भी एडिशनल टिप है, जो भी इनका एक्सपीरियंस रहा वो आप हमसे शेयर करिए। देखिए जनरली जो प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को बाहर रहने में वो आती है फाइनेंशियल प्रॉब्लम। अगर आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स से ज़्यादा परेशान हो रहे हैं तो आप मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जैसे अगर सिंगल रहना चाह रहे हैं और कोचिंग आपकी 1-2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है तो आप 1-2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे रूम ढूंढ लीजिए, या फिर जो पहचान में है उनसे कांटेक्ट कर लीजिए। और अगर आप ग्रुप में रहना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया फ्लैट ले लीजिए, 2-4-5-6 दोस्तों का ऐसा ग्रुप बना लीजिए जो पढ़ने वाले हों और आपके साथ रह सकते हों, उनके साथ फ्लैट ले लीजिए। और जो आपको वही आपके एफर्ट के हिसाब से 5 से 6 हज़ार, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप 1 BHK लेते हैं तो वो आपको 5 से 6 हज़ार के बीच में, और जो 2 BHK लेंगे तो 8 हज़ार 9 हज़ार के बीच में मिलेगा।
और अगर 3 BHK भी लेना चाहते हैं तो वो आपको 10 से 11 हजार के बीच में ये पड़ जाएगा। रेंट बस है, उसके बाद जो भी बिजली का खर्चा है वो सारा वो आपका। वो आपका होगा। तो पर हेड खाना बिजली और पूरा मिला के अगर फ्लैट लेते हैं तो कितना खर्चा होगा? अगर आप 3 BHK लेते हैं तो वो सब कुछ आप मान लीजिए 12,000 के आसपास सब कुछ मिला के। नहीं, पर हेड कितना खर्चा पड़ेगा? पर हेड आप मान लीजिए 5 से 6 हजार। 5 से 6 हजार रुपये खर्चा होगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं उम्मीद करता हूँ जो भी आपके सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अब भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर लीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए।